नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल जो हुआ है उसी के स्टेप में कुछ बातें हमें करना है। तो कल हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। साथ में हम आज देखने वाले हैं परासरण दाब यानी कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हमें जानना पड़ेगा। और यहां पर क्या बोलते हैं, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी हमें जानना पड़ेगा, उनकी जानकारी हमें रखना पड़ेगा। और ये एक जनरल नॉलेज है जिसके बेस पर हमें उनके क्वेश्चन का जवाब देना है। सो देखें क्या बात है, और इनको मैं जो बताऊंगा, जो कहूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने स्तर पे, अपने लेवल पे। मैं इनको समझा देता हूं, आपको पहले समझने की कोशिश करें। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, ये सब आपको पता है। एक मिनट, रिमोट देख लेता हूं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फिर बॉइलिंग पॉइंट रीजन फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फिर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का लॉ क्या है, जानते हैं। ये सारी बातें कल क्लास में हुई है। अब इसमें छोटी छोटी कुछ क्वेश्चंस आए आपके पास, जैसे कि यहां पर बोला गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? आप जानते हो कि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए बनाया जाता है कि जल्दी बन जाती है, ज्यादा गैस नहीं लगती है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगता और खाना बन जाता है जल्दी से। ऐसा क्या होता है कि वो खाना जल्दी पक जाएगा? एक्चुअली होता यह है कि आपको यहां पर समझना होगा, जो पानी है उसको यदि आप गर्म करते हो, पानी को गर्म करते हो, कब जब खाना पकाना होता है तो किससे खाना पकाते हो? बोलो। पानी में ही बॉईल करते हो ना, पानी में लेकर ही बॉईल करते हो ना। तो पानी में जब इसको बॉईल करते हो, गर्म करते हो खाना, तो यहां पर जो पानी की जो गर्मी होगी यानी टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा होगा वह जो भोजन है उतना ही नरम होगा। नरम होना, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना, यही तो भोजन का पकना होता है। तो इस जगह पर जो भोजन रखा हुआ है जिसको हम पका रहे हैं, हम पानी की बात सोचें। पानी का जो टेम्परेचर है, गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी को गर्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को लेकर के वो पानी मॉलिक्यूल्स वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि भाप बन जाती है। यानी पानी हमेशा कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रहता है। पानी का जो तापमान है वो कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो खाना उस टेम्परेचर के अंदर पक गया, सो पक जाएगा। जो उससे अधिक तापमान पे पकने वाला जो पदार्थ होता है या खाना होता है, भोजन होता है, वो इस जगह पे नहीं पकती है। चलो ठीक है। सो अब ये होगा कि यदि इसको बंद कर दी जाए, क्योंकि इतने 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों बॉयल हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, पानी को गर्म करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये बॉईल होने लगेगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाती है, और उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो बॉईल होने लग जाती है। यही बात है। लेकिन यदि हम इसे पूरी तरह से बंद कर दें तो क्या होगा? जो पानी बॉईल हो रही है वो अंदर ही रह गई, और इस तरह से एक प्रेशर डेवलप कर लेती है, और इसमें अंदर उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर डेवलप हो जाती है, उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। दाब इतना ज्यादा उत्पन्न हो जाता है कि इस पानी को जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी
वो उस पानी का टेम्परेचर बहुत तो ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये बॉईल नहीं हो पाती है, यानी कि टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है। 150, 200, 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, और इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो और ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सो यहां पर एक सीटी लगा दी जाती है, ठीक है, एक वॉल्व लगा दी जाती है कि उससे ज्यादा प्रेशर ना हो, नहीं तो फिर प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर तो ये एक खास बात है। तो समझ में आती है, एक जवाब ये है कि चूंकि प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर जल को अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है। मैंने कहा, क्या कहा समझे? प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब होता है, जिसके कारण जो जल होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उच्च दाब के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे जल को और अधिक तापमान पर गर्म किया जा सकता है, यानी कि जल का ताप बहुत बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर, ताप बढ़ जाती है। अतः खाना जल्दी पक जाता है। समझे क्या बात हुई? आपको जो पहले जो सारी बातें बताया, वो ये बताया कि जल को हम खुले वातावरण में हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इसे और भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जा सकता है। 3 बातें आपको ध्यान रखना है। उच्च दाब, प्रेशर कुकर पर दाब उच्च हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, नहीं मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जल का ताप अधिक हो जाता है, और जल का ताप अधिक ताप पर उसको गर्म करने की वजह से वो खाना जल्दी पक जाता है। जवाब मिल गया होगा आप सबको, और इसे आप सीधा सा जवाब यह है कि प्रेशर कुकर में 3 बातों पे ध्यान देंगे। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जल को अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है, ताप पर गर्म किया जा सकता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। मैंने जो जो लाइनें कहा है उसको आप वीडियो दोबारा देख के भी आप नोट कर सकते हो। तो क्या क्या बोला मैंने, आपको पता है? ये कोई डेफिनेशन नहीं है सर प्रिंस भारद्वाज, ये डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ठीक है? चलिए, हो गया। अब चलते हैं, ये बातें क्लियर हो गई आपको। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का रीजन क्या है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, और ज्यादा अगर इतना नहीं होता है तो इतना तो लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाता है। एक लाइन में आंसर। जितनी गहरा सोचोगे, जितनी गहरी बातें करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। चलो ठीक है, सिंपल सा जवाब। इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा अपने स्तर पे बैठ के, आपके बुक में भी लिखा होगा, ठीक है? तो चलें आगे। पहाड़ों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। सेम बातें, पहाड़ों पर जो पानी है क्या बोला गया है? पहाड़ों पर जो पानी है, यानी ऊंचे स्थान पर जाकर के अगर पानी को गर्म करोगे, बॉईल करोगे, तो यहां पर पानी जब बॉईल किया जाता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलती है। अब सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि इस जगह पर जो वायुमंडलीय दाब कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
दाब जो है 1 atm से कम होता है। जब ये कम है तो ये कम टेम्परेचर पर भी इसके बराबर वेपर प्रेशर आ जाता है। सीधा सा जवाब है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे से ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा क्या होने लगता है, हल्का होने लगता है, यानी प्रेशर जो होती है वो कम होने लगती है। जब आप एरोप्लेन में जाते हो ऊपर तो एरोप्लेन एक कैप्सूल की तरह है, एक पूरा पैकेट होता है। ऊपर दाब कम होने की वजह से क्या करते हैं, वहां पर मशीनों के थ्रू अंदर एक प्रेशर बना के रखा जाता है, जो प्रेशर निचले स्तर पे होता है। सेम ये जो निचले स्तर पे यहां पर जो प्रेशर होता है ना, इसी ये दोनों बराबर रहता है, क्योंकि हम इस प्रेशर में हम जिंदा रह सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगी तो क्या होने वाला लगेगा कि वहां पर हमारे श्वास बाहर निकलने लगेंगे, हम श्वास नहीं ले पाएंगे। सो क्या होता है, ऊपरी स्तर पे क्या होता है, दाब कम होता है, ये प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, वो उसे बॉईल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना कम हो जाए, जैसे अगर हम क्या बोलते हैं वैक्यूम में चले जाएं तो पानी को ले जाएंगे तो पानी ऐसे ही उबलने लग जाएगा, बिना गर्म किए उबलने लग जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर कम है। सो ये प्रेशर कम होने से ये इनका जो क्या बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट करके बिखरने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। ये कारण है। तो कारण क्या है, कम ताप पर ही उबलता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता है। आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होते हैं। देखिए हर किसी चीज पर एक वायुमंडलीय प्रेशर लगता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और हर एक लिक्विड जो होती है एक प्रेशर लगाती है, उसका वेपर बनने के लिए प्रेशर लगाती है। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, जैसे कि हमने देखा है। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन, कंडेंसेशन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये लिक्विड से गैस, ये वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। कहीं कहीं पर ऐसा बोला जाता है कि दाल पकाने के लिए पानी में नमक मिला दी जाती है, ऐसा क्यों? सब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जब पानी में या किसी लिक्विड में या सॉल्यूशन में यदि आप अवाष्पशील विलेय मिला दी जाते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, तो क्या होता है, मिलाने पर क्या होगा, होता यह है कि इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। सॉरी यार, वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, जिससे इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बढ़ जाती है। सीधा सा जवाब है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी जल में नमक मिला देने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अधिक ताप पर गर्म करने पर वह पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी अधिक तापमान पर ही बॉईल होता है, तो खाना जल्दी पक जाता है। यहां पर जवाब यह है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हम जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन आता है, वो है रिलेट करता है, वो एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज क्वेश्चन आता है कि एंटीफ्रीज है क्या। चलो ठीक है, एंटीफ्रीज है क्या चीज? एंटीफ्रीज है, एक छोटी सी लाइन पे आप जवाब दे दें, ऐसा कोई पदार्थ
जिसे जल में मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, एंटी फ्रिज कहलाता है। जल के बारे में जानते हैं, पानी के बारे में जानते हैं। मैंने कल भी बताया था, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होती है। ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी जल के बारे में पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि आइस बनाती, बर्फ बनाती है। पानी का जो रेंज है कितने में है, 0 to 100, 0 to 100। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह पानी जो है ठोस में परिवर्तित होती है, यानी कि हिमांक या ब्रीजिंग पॉइंट, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 होता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी नमक मिला दी जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है, यानी 0 पर वो सॉलिड में परिवर्तित नहीं होती, 0 से कम टेम्परेचर चाहिए। अब हम ये बात समझें कि टेम्परेचर को हम कम करेंगे तब जाकर के वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एंटीफ्रीज क्या है, इसका यूज कहां पे किया जाता है, ये समझेंगे। पानी में कोई भी पदार्थ मिलाओ और जिससे उसका बॉइलिंग, जिससे वो उसका वह बर्फ में ना परिवर्तित हो, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा एंटीफ्रिज। फ्रिज मतलब बर्फ में जमना, जमना। तो ऐसा पदार्थ जो उसको बर्फ में जमने से रोके, तो हम क्या कहेंगे, एंटीफ्रिज कहेंगे, जिसको कहते हैं हिमांक में अवनमन कर देना। ऐसा पदार्थ जो जल के हिमांक को कम कर देती है, घटा देती है, ऐसे पदार्थ को हम एंटीफ्रिज कहते हैं। इस चीज का रियल में यूज कहां किया जाता है, आप जानते हो, आपके घर में गाड़ियां होंगी, कार होगी, मोटर होगा, तो उसमें क्या करते हैं, मोटर वाहनों में आप जानते हो, या कभी बस से जा रहे हो तो बीच बीच में आप देखते हो कि बस को पानी पिलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस पानी से चलती है, वो है कूलेंट, जिसका काम होता है पानी जो भरी जाती है रेडिएटर में, यानी कि एक कूलिंग सिस्टम होता है, किसमें, कार में या मोटर वाहनों में। बड़ी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों का इंजन जो होता है पूरी तरह पैक होता है, आप देखे होंगे। उसमें एक पंखा लगा होता है जिसमें बहुत सारी जाली भी लगी होती है। वो इंजन से पानी बाहर निकालता है, उस पाइप से होकर गुजारता है, फिर वो इंजन में चली जाती है, और वो पंखा उस पानी को ठंडा करता रहता है। इस पूरी कूलिंग सिस्टम को कहा जाता है रेडिएटर। क्या कहा जाता है, रेडिएटर कहा जाता है, रेडिएटर कहा जाता है। अब समझेंगे मेरी बातें। हम एंटीफ्रिज का उपयोग कहां पे कर रहे हैं, आप जानते हो, आपकी गाड़ियों में, आपके कार में क्या डाला जाता है, पानी की जगह पे इंजन में कूलेंट डाला जाता है, कूलेंट कहते हैं। ग्रीन कलर का पानी जैसा होता है, कूलेंट कहते हैं। नॉर्मली हम पानी भी डाल सकते हैं, शुद्ध वाटर डाल सकते हैं हमारे जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वहां पे। लेकिन जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ उसमें कुछ कूलेंट मिलाना ही होगा। ये कूलेंट का काम क्या है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी अगर ले जाएं तो बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा। अब चलो पूरी बातों को जोड़ते हैं। पहली लाइन, एंटीफ्रिज क्या है, कि जल के हिमांक को कम कर देने वाले पदार्थ को हम एंटीफ्रिज कहते हैं। बात सुन रहे हैं ना, नो कमेंट, नो कमेंट, क्योंकि कमेंट करेंगे तो सुनेंगे नहीं। मैंने कहा जल के हिमांक को या जल के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देने वाले पदार्थ को एंटीफ्रिज कहा जाता है। क्लियर हो गई। एंटीफ्रिज का रियल में कहां पर उपयोग किया जाता है, मोटर वाहनों के यानी कार के, बड़ी गाड़ियों के इंजन के रेडिएटर में पानी के साथ जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे एंटीफ्रिज कहा जाता है। वो एंटीफ्रिज किसका काम करता है, उसके हिमांक को कम कर देता है। अब रियल में ये कहां पे यूजफुल है, ऐसे जगह पे जहां का वातावरण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसे वातावरण जहां पर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, वहां पर क्या होगा, आसपास तालाब वाला के पानी या हर जगह का पानी, यहां तक कि गाड़ी का पानी भी बर्फ में परिवर्तित हो सकता है।
कहां का पानी, कहां का पानी आपको समझ में आ रहा है? जो गाड़ी में रेडिएटर में भरा गया वो भी पानी बर्फ में परिवर्तित हो सकता है। आपको पता है कि पानी का जो आयतन होता है, लिक्विड फॉर्म में जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उससे ज्यादा उसके सॉलिड का आयतन होता है, यानी बर्फ का आयतन होता है, जिसकी वजह से वो बर्फ तैरने लगती है। यदि रेडिएटर में भरा हुआ पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सो रेडिएटर को तोड़ सकता है, इंजन को जाम कर सकता है, यानी इंजन को क्षति पहुंच सकती है, लॉस हो सकता है। इसलिए यहां पर उस पानी को बर्फ में परिवर्तित होने नहीं दिया जाना है। तो इसमें क्या मिला दी जाती है? कूलेंट मिला दी जाती है, एंटी फ्रिज मिला दी जाती है। अब सीधा सा जवाब आपको पूरा का पूरा पॉइंट को जोड़ के बोल रहा हूं। जिन स्थानों पर तापमान 0 से नीचे हो जाता है वहां मोटर वाहनों में रेडिएटर में भरे जाने वाले पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दी जाती है। यहां पर एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एंटी फ्रिज का काम करता है। क्या मिला जाती है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दी जाती है, जिससे 0 से कम ताप पर भी वह जो पानी है द्रव में ठोस में परिवर्तित नहीं होती है। बस यही खेल है इसका। तो आप इसको पूरा का पूरा मैं लिख दिया हूं, आप इसको दोनों तरफ देख लो, नोट कर लो। इसको शॉर्ट भी ले सकते हो या बाद जैसे भी करना चाहें। चलिए, जो बच्चे बाद में आ रहे हैं वो उनको कहूंगा कि शुरू से देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। रेडिएटर में क्या भरा होता है सर? पानी भरा होता है। अनुराग, एजुकेशन, इतने देर से क्या सुन रहे हो आप? पानी में थोड़ा सा एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दी जाती है, जिससे वह पानी जो 0 से 0 तापमान पर जम न सके, 0 से कम ताप पर न जम सके। ठीक है, जी ठीक है। नमक डालें तो क्या होगा? नमक डालें तो जंग लग जाएगा। नमक एक आयनिक कंपाउंड है। चलिए आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। नमक एक आयनिक कंपाउंड है। नमक NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे पानी में मिलाओगे Na+ और Cl- आ जाएगा। आप इस बात को समझें, कोरोजन पढ़ेंगे या 11th में पढ़े भी थे रेडॉक्स में, और नहीं पढ़े तो 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैंने जस्ट आने वाले चैप्टर में। तो नमक को आपने कभी देखा होगा कि आपकी गाड़ियों में हमने पानी वगैरह डाल दिया और साफ कर दिया, कुछ नहीं होगा। आपके साइकिल में उसको साफ करते हैं, खिड़कियों में जो लोहा लगे, जहां पे लोहा लगा हुआ है उसमें हमने क्या करा, पानी से धोते हैं और पोंछ देते हैं, ज्यादा जंग वंग नहीं लगती है। लेकिन अगर नमक डाल करके पानी से धो दिए और पोंछ दिए तो याद रखो कि 2-3 दिन के अंदर उसमें जंग लग जाएगी, पूरा लोहा खराब हो जाएगा, यस, रस्टिंग हो जाएगा। इनको डाल देने से रस्टिंग हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगा। लेकिन एथिलीन ग्लाइकॉल ये है, एथिलीन ग्लाइकॉल ये है, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। ये एक मॉलिक्यूलर पदार्थ है, यानी कि ये कार्बनिक यौगिक है, ये अल्कोहल है, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मिला देने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाई जाती है। ऐसा कोई पदार्थ मिलाएं जो क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसे पदार्थ को मिला देने से, यानी जिसका वेपर प्रेशर कम है, उनको मिला देने से एक फायदा हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर देता है। तो नमक या आयनिक कोई भी पदार्थ नहीं मिला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और प्रश्न आपके हमारे पास है उसी से रिलेटेड, जो जनरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग नॉर्मली एकदम हेवी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चन जो जब आते हैं ना एग्जाम में, तो हम ना छोड़ें, इसलिए इस टॉपिक को लेकर चला जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को लिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, जो मैंने अभी जो बताया है। लेकिन फिर भी आपको, चूंकि आप आए हो पेड कोर्स में, तो इसलिए आपको ये बता रहे हैं, आप जानिए इसको।
और अगर आप मैं आपको बोल दूं कि इसको आप खुद कर लेना तो बोलेंगे सर आपने नहीं पढ़ा है, इसीलिए ऐसा बता रहा हूं आपको। चलें, यहां पर है आइसक्रीम बनाने वाले बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक पॉट होता है, जो लोग आइसक्रीम रखे रहते हैं या आइसक्रीम बनाते हैं, वो दो पॉट रहता है। एक पॉट रहता है, एक बर्तन रहती है, उस बर्तन को एक बड़े बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है। एक बड़ा बर्तन जिसमें बर्फ भरा रहता है, बर्फ के टुकड़े, बर्फ को तोड़ तोड़ के भर दिया जाता है, बर्फ के टुकड़े ऐसे भर दिया जाता है इसमें। अगर आपने देखा हो तो मैं आपको बता दूं, बर्फ भर दी जाती है इसमें, बर्फ को चूरा करके डाल दिया जाता है, और यहां पर फिर इसमें नमक भी डाल दी जाती है। एक तो आइस रहता है प्लस नमक रहता है, NaCl, समझेंगे इधर। और इधर जो भी है आइसक्रीम मिक्सचर रहेगा। क्या आइसक्रीम मिक्सचर, आइसक्रीम जिससे बनाया जाता है वो मिक्सचर रखा जाता है, उसको फेंटा जाता है। तो आइसक्रीम मिक्सचर में मिल्क है, मिल्क पाउडर है, थोड़ी सी बटर है, या जो भी चीजें डालना है वो डाल देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं जिससे आइसक्रीम बनता है, या कस्टर्ड पाउडर होता है वो होता है। ये वाला बर्फ जो है, आप जानते हो बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे ही आपने उसमें नमक डाला, इसका टेम्परेचर 0 से काफी नीचे गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। क्या -1, -2, -3, -4, -5 माइनस ऐसे, यानी टेम्परेचर 0 से काफी नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हमने नमक डाला था पानी में तो वो 0 पर बर्फ में नहीं परिवर्तित हुआ, तो बर्फ किस पे परिवर्तित हुआ, 0 से माइनस टेम्परेचर में परिवर्तित हुआ था। वैसे ही अगर बर्फ में नमक डाल दें तो तेजी से पिघलने लगेगा, ये बर्फ पिघलने लगता है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, 0 से काफी नीचे टेम्परेचर में चला जाता है, जिससे ये जो है, जो आइसक्रीम मिक्सचर है, उसका भी टेम्परेचर नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और इसको माइनस में करना जरूरी है ताकि ये बर्फ में इसमें ये सॉलिड में परिवर्तित हो सके, क्योंकि आइसक्रीम क्या होता है, एक सॉलिड हो। आइसक्रीम 3 चीजों से बनी होती है, पहला पानी, वाटर, दूसरा फैट यानी तेल या घी, और चौथा है हवा, वायु। इसीलिए जो लोग आइसक्रीम बनाते हैं, आप लोग जैसे घर में आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, दूध और मिक्सचर जो भी रखते हो और जाके फ्रिज में रख देते हो, निकालते तो पूरा कुल्फी बन जाता है ना यार। ये लोग, मार्केट वाला आइसक्रीम बड़ा नरम रहता है, बड़ा सॉफ्ट रहता है, हम लोग जो बनाते हैं कैसे बर्फ बर्फ कुल्फी जैसा लगता है। तो आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर है। आइसक्रीम जब बनाई जाती है तो इसको अच्छे से फेंटा जाता है, यस, बहुत अच्छे से फेंटा जाता है। ठंडा का इधर से ठंडा हो रहा है और उसको फेंटा भी जा रहा है। ऐसे फेंटने से क्या होता है, उसमें हवा आने लगता है, हवा इंक्लूड होता है, और वो जो पदार्थ होता है वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उसमें हवा फंस जाती है। इसलिए आइसक्रीम को ध्यान से देखना, उसमें 3 चीजें निकलती हैं। एक तो तेल जैसा चीज निकलता है, ऑयल जैसा निकलता है, और दूसरा उसमें मिलता है पानी, और तीसरा हमें मिलता है उसमें एयर। बाकी जो खाने पीने की जो चीजें वो तो रहेंगी भैया, ठीक है। तो इस तरह से वो आइसक्रीम होता है। तो यहां पे क्या करता है, ये नमक क्यों मिला दी जाती, क्योंकि ये आइस के लिए हिमांक और नमन का काम करता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब चलते हैं आगे, चलें अब आगे चलते हैं जी। डिफ्यूजन, चलिए बताइए डिफ्यूजन क्या है। चलो, आपने पहले भी सुना है विसरण या डिफ्यूजन, क्या होता है बताओ। यहां पे डिफ्यूजन या विसरण का मतलब क्या है आप बताइए। कोशिश करो कि क्या आप जानते हो तो यस सर बोलो, यस बोलो, नहीं जानते हो तो बस इतना ही बोलो, क्योंकि इतना डेफिनेशन वगैरह लिखते नहीं बनेगा चैटिंग में। तो बताओ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, आपको समझ में आता हो तो। जैसे मेरे यहां पर स्टील की गिलास हो गए, कांच की लानी चाहिए थे, ये इसमें पानी भरी हुई है। अगर एक बूंद स्याही डाल दूं या एक बूंद कलर डाल दूं तो वो कलर क्या होगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा। कितना खूबसूरती से फैलता है, आपने देखा होगा, है ना, कभी खेले हो तो आपको पता होगा, ये डाई डाल देने पर वो फैल जाती है। तो वो चीज यहां पर एक प्रयोग में दिखाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि मैंने एक बूंद डाई डाल दिया, एक बूंद कलर डाल दिया, ये कलर फैलने लगता है और कुछ समय बाद ज्यादा फैल गया और
एक समय में पूरी तरह फैल करके वो इक्विलिब्रियम बना लिया, यानी कि वहां पे साम्यावस्था बना लिया। यहां पर मैंने अपने शरीर पे थोड़ा सा सेंट या स्प्रे किया या परफ्यूम स्प्रे किया। कुछ समय बाद आप वहां तक पहुंच जाता हो, जब उस रूम में कहीं भी घूमते हो तो लगभग लगभग बराबर आपको परफ्यूम की खुशबू आती है। ये क्या चीज है? डिफ्यूजन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो क्या हुआ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता वाले स्थान से विलय, विलय यानी विलय में तो समझते हो ना, सॉल्यूट, अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करती है। इस क्रिया को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण। चलिए लिखा हुआ है, देख लो। हो गया बेटा? चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी तरफ से, चलिए हो गया। तो क्या लिखा है? जब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज अ मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। यस, चलो ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ और ज्यादा जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, इसने लिखा है स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का फैलना। यह भी एक अच्छा शब्द है कि कणों का फैलाव, कणों का बहाव, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन एक साइंटिफिक तौर पे इस चीज को देखने का क्या तरीका होगा, वो इस तरह से देखा जाता है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे में कहूंगा या फिर यूं कहूंगा, साइंटिफिक तौर पे हम कुछ इस तरह से इसको कहते हैं कि ये एक बॉक्स है। देखिए सिंपल इस चीज को देखें, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कोई भी नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा दिया गया है, ठीक है, यानी कि एक तरह का छन्नी लगा दिया, छन्ना लगा दिया गया। इस जगह पर ये, इसमें काफी डिस्टेंस है, तो इस छन्ना पे कुछ यहां पर अगर ये लिक्विड है, ये भी दोनों तरफ इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, तो सॉल्वेंट यानी विलायक भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो इसमें हमने एक बूंद क्या मिला दिया? कोई सॉल्यूट मिला दिया, विलय मिला दिया। तो अब ये इससे जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो बिखरने लगेंगे, और इस पॉइंट तक पहुंचने में, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इसको पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, टाइम और सम, तो उस बेस पर कितना स्प्रेड होता है, कितनी टाइम लगती है स्प्रेडिंग का, वो पता लगा करके विसरण निकाली जाती है। तो ये हमारे लिए एक जवाब है, सिर्फ फैलाव, कणों का फैलाव, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। चलिए अलग अलग शब्दों में हम अलग अलग तरह से कहते हैं। फिलहाल यहां पर देखेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी शब्द है वो हमारे कोर्स में है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, जिसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? परासरण। ऑस्मोसिस। आपने डिफ्यूजन में क्या देखा था? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर कोई जो सब्सटेंस है वो फैलता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जहां से आप स्प्रेड करते हो वहां से दूर तक फैलता है और एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में यह बात उल्टा होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। अब ये कॉन्सेंट्रेशन शब्द जो है ना, सांद्रता जो शब्द है ना, वो यूज होता है विलय से। विलय की मात्रा ज्यादा हो, हम विलय और विलायक जानते हैं ना, ए एंड बी हमने पढ़ा है। तो विलायक और विलय, कॉन्सेंट्रेशन शब्द को इससे लेके चला जाता है। विलय, विलय की मात्रा जितनी ज्यादा है वो उतना ही कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, विलय की मात्रा जितनी कम है वो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उसका कम है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए। फिलहाल अब आपको कुछ और बातें कहना है हमें। डिफ्यूजन के टाइम पे कोई पेपर या कोई सेपरेशन नहीं रखा जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस के टाइम में एक सेपरेशन होता है जिसको कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है
वो आपको समझना है ये क्या चीज है। चलिए मैं आपको इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। थोड़ा सा एक फिगर बना रहा हूं, इसको समझेंगे। ये नॉर्मल कोई फिल्टर पेपर नहीं है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है उसे आप कह सकते हैं फलों का छिलका हो सकता है, हमारी स्किन हो सकती है, या पार्चमेंट पेपर हो सकता है। बहुत सारी चीजों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जा सकता है, जिसमें इतना बारीक होल होता है, छिद्र होता है कि जिसमें सॉल्यूट के, विलेय के बड़े बड़े जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो पार नहीं कर सकते हैं, उससे छोटा। लेकिन सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल साइज होता है छोटा होता है, तो वो तो पार कर सकते हैं। ये कहानी है। मतलब इसमें छेद इस साइज का होता है कि ये सॉल्यूट का साइज है बी का और ये सॉल्वेंट का है ए का, तो ये इसमें से होकर तो निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा। बस यही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या किया इसको समझोगे। बीच में क्या लगा हुआ है, एक मेम्ब्रेन, जैसे यहां पर फिगर में दिखाया गया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। मैंने अभी बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि हिंदी में लिखो तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलिए एक तरफ मैंने सॉल्वेंट रखा, दूसरी तरफ मैंने सॉल्यूशन रखा। इसको डिफाइन करूंगा मैं जैसा कि यहां पर किया गया है। एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट है ही नहीं है। तो सॉल्यूट जिधर कम रहता है वो तो लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, सॉल्यूट जिधर ज्यादा होता है, विलेय जिधर ज्यादा होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, विलेय जिधर कम है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में है। चलो अब होता क्या है इस कंडीशन में कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो इसका सिर्फ सॉल्वेंट है ए जो है वो मूव करने लगती है, गति करने लगती है। इसी गति को हम यहां पर कहते हैं ऑस्मोसिस। इस गति को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया? एक बार समझो। चलिए आपने क्या देखा कि जब किसी विलायक को उसके विलयन के साथ या किसी विलयन को उसके विलायक के साथ अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, अलग रखा जाता है। डिफाइन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं, थोड़ा देखिएगा। जब किसी, नोट करने वाले बच्चे नोट कर लिया करें, किसी विलयन को उसके विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करती है। इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कौन गति कर रहा है? ए, विलायक, सॉल्वेंट। कब तक गति करेगा, कब तक मूव होगा? जब तक कि ये जो प्रेशर है इस पर लगने वाले प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अगर ये प्रेशर हमेशा इक्वल रहा तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि इनका कंसंट्रेशन इनके कंसंट्रेशन के बराबर ना हो जाए, या इनका कंसंट्रेशन इनके कंसंट्रेशन के बराबर, यानी दोनों की कंसंट्रेशन एक बराबर ना हो जाए। दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को भी एक दूसरे से अलग रखा जाए। क्या बोला? दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, ये ए बी है और ये ए सी है मान लेते हैं, मतलब ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है। यदि इसका कंसंट्रेशन लो है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो इसका ए जो है, क्या चीज? ए जो है इसकी तरफ तब तक गति करेगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन लगभग बराबर ना हो जाए। ये इसके पीछे होता है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड यूज होने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। ये जो परासरण है यानी ऑस्मोसिस है, जिस प्रेशर से हो रही है, भाई जब तक कोई प्रेशर ना काम करे तब तक कोई प्रोसेस होगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी।
ठीक है, गाड़ी आगे की ओर क्यों पड़ती है? क्योंकि गाड़ी के चक्का जो है पीछे की ओर धक्का लगाता है, एक तरह का प्रेशर लगता है। यानी हर एक काम के पीछे कोई ना कोई बल या फोर्स काम करता है। जब फोर्स काम करता है, बल काम करता है, तभी जाके प्रेशर लगता है। आपको यह बात पता है? तो एक प्रेशर लगता है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की जो क्रिया है, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, वो होने के लिए जो प्रेशर काम करती है, उस प्रेशर को हम यहां पर परासरण दाब कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसके लिए एक बढ़िया सा डेफिनेशन मैं दूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो ये हो गया जी। आपने प्रैक्टिकल किया है आलू के साथ, वो अलग चीज है। चलिए, आलू के साथ किए वो सही बात है। हाँ, वो 10th में हम लोग कराते हैं कि भाई एक पोटैटो का अंदर का हिस्सा गूदा जितना हो सके निकाल दो, ताकि एक पतला सा एक खोल बन जाए, और बाहर पानी में इसको रख दो, और इसमें शक्कर डाल दो या नमक डाल दो, और इसमें जितने तक इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है वहां पे एक पिन गड़ा दो। काफी समय बाद देखते हैं कि पिन से ऊपर पानी आ चुका होता है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये जो पानी है चली जाती है। यही प्रयोग किए होंगे आपने 9th-10th के अंदर। ठीक है, चलो हो गया बेटा। ये सबको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस है क्या चीज। ऑस्मोसिस है विलायक का विलयन की ओर गति, लेकिन बीच में कंडीशन है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हुआ। लेकिन एक और बात समझोगे, इसी जगह पे बताता हूं। ये ऑस्मोसिस है, लेकिन यदि सॉल्यूशन पर हाई प्रेशर लगाया जाए या सॉल्यूशन इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए, तो ये प्रेशर ये यहां से विलायक जो है उल्टी दिशा में भी गति करने लग जाती है। विलयन का विलायक इस दिशा में गति कर जाती यदि इस पर अधिक प्रेशर लगाया जाए, अधिक दाब लगा दिया जाए, यानी बाहर से हमने इस पे हाई प्रेशर लगाया तो इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। आपको नहीं पढ़ना है, आपका कोर्स में नहीं है, पर जानकारी में होनी चाहिए जब ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने इस शब्द को कहां सुने हो? इसको सुने हो आपने आपके घर में जो प्यूरिफायर लगा हुआ है, पानी शुद्ध करने वाला वो मशीन लगा हुआ है, वो RO है। वहां पर पानी जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। इस पानी को एक झिल्ली से गुजारा जाता है, झिल्ली को कहा जाता है मेम्ब्रेन, और उस पानी पे हाई प्रेशर लगाई जाती है। मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है, पंप की सहायता से तो पानी जो शुद्ध पानी है इस तरफ आ जाता है। इस पानी को हम प्राप्त कर लेते हैं अपने लिए, और इधर से जो होता है पानी जो होता है, उसका पानी जो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने वाले पानी को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। कितना पानी लॉस होता है आपने देखा होगा, और इसमें नया पानी डाला जाता है बार बार। ये रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पर काम करता है। ये छोटा सा फिगर बहुत सारी चीजें सिखाती है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा बुक जरूर पढ़िए आप। अच्छा, आपने अंडे से किए थे, ओके। अंडे से, अंगूर से, बहुत सारे करेंगे ना भैया, अभी बहुत कम बचा हुआ है, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। आप इसको कहते हैं परासरण दाब। नोट कर लें मेरे साथ। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। सिंपल परिभाषा मैंने आपके लिए लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो। नोट कर लो, हो गया। तो परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की जो क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए सॉल्यूशन का मदद लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा में जो प्रेशर लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं। आगे जाके बर्कले हर्टले का एक उपकरण बताने वाला हूं आपको, तो वहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आने वाली है। सो देखिए, परासरण दाब ये हुआ। यहां पर इसको एक दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में इतनी दाब लगाई जाती है कि वहां पर इक्विलिब्रियम या क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। ये थोड़े से टफ होता है। सो एक सिंपल वे में हम बातचीत कर रहे थे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले दाब। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये ऑस्मोसिस की जो घटना हो रही है,
ये जो हो रही है ऑस्मोसिस की घटना, इसको मैं एक फिगर वाइज आपको समझाता हूं अच्छे से। एक बार इसको मिटा देता हूं। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, प्रेसेस यहां हो रही है, यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो पानी है इस तरफ जाने के लिए कोई दाब लगा रही है। हमने यहां पर पिस्टन लगाया, पिस्टन की सहायता से हम यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब अप्लाई करेंगे। दाब यदि ये कम है, देखो ये दाब जो है इसमें आएगा और यही दाब इसमें चला जाएगा, समझ रहे हैं? जो दाब इस पर पड़ेगा वो दाब यहां पर पड़ेगा। आप जानते हो पाइप में पानी भर लेते हो, पाइप में पानी भर लेते हो और पानी बस भरा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहां पर एक आपने पिस्टन लगा दिए हैं और यहां पर भी आपने एक पिस्टन लगाया है। पिस्टन के साथ यहां पर इस पिस्टन को क्या कर सकते हो, यहां पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको अंदर की तरफ दबाऊंगा तो क्या होगा, ये पिस्टन भी उस तरफ जाएगा। अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगा तो ये पिस्टन भी आगे खिंचाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि जो प्रेशर आप इस वाटर पर अप्लाई कर रहे हो वही प्रेशर वाटर इस पर अप्लाई करती है। सिंपल सी बात है। वही बात मैं यहां पे कह रहा हूं, जो प्रेशर आप यहां पर अप्लाई करोगे इस जगह पर पिस्टन के द्वारा, वही प्रेशर इस जगह पर पड़ेगी। यानी पूरी हर जगह पड़ती है, जो जहां पर मौका मिलता है वहां पर वो हमें दिखाई देती है। तो चलिए, तो इस पर पड़ेगी। सो जितना प्रेशर आप यहां पर लगाओगे वो प्रेशर इस पर लग रही है। सो ये जितना प्रेशर इस पर लगाएगा, हेलो, ये प्रोसेस होने के लिए, घटना होने के लिए, ये क्या होगा, पिस्टन लगा दिए हो, जब ये घटना हो रही है तो क्या पिस्टन अपने आप ऊपर चढ़ रहा होगा? हम इतना दबाव लगाते हैं कि पिस्टन ऊपर ना चढ़े और ना ही नीचे आए। तो वो दाब कितना है हम यहां पर पता लगा लेंगे, या यहां पर कोई दाब मापी लगा देंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा, प्रेशर मीटर में क्लियर हो जाता है कि इस जगह पर इसके द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है, कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। वही दाब हमें परासरण दाब के लिए में पता चलेगा और उस दाब को हम यहां पर लिखेंगे पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे थ्योरेटिकल टर्म्स है बेटा। ये क्लास जो है बहुत ही मायने रखता है आपके लिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ क्लियर होने लगेगा इस तरह से यहां पे। चलिए चलें आगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए नियम क्या है उसे देखते हैं। वान हाफ्स लॉ, वान हाफ चार्लीज लॉ भी कहते हैं, वान हाफ्स लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वान हाफ लॉ क्या है? सिंपल वे में अगर बात करें तो वान हाफ लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। लेकिन ये नियम कैसे डेवलप हुआ? अगर हम इसको ओपन करें तो हमको यह नजर आता है कि पाई इज इक्वल टू आर टी, सॉरी पाई इज इक्वल टू सी। यहां पर हमें आर मिल रहा है, या हम यहां पर यह कह सकते हैं कांस्टेंट मिल रहा है के सी। के किस चीज के बराबर होता है? ये के जो है ना बेटा, आर और टी का यहां पर प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। सो ये यहां पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख देते हैं, आर टी सी होगा पर हम लिख देते हैं, अच्छा लगता है सी आर टी बोलने में, सी आर टी हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह का यहां पर फॉर्मूला हमें मिलता है। तो क्या मतलब हुआ, किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलर सांद्रण, यानी इसको और एक नाम देते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलल नहीं ना, मोलार, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ये इसको मोलरता भी कह सकते हैं, मोलैरिटी के समानुपाती होता है। आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के पाई को अगर हम समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो हमें के सी प्राप्त होता है। तो के का मतलब यहां पर है आर टी के बराबर। तो ये होगा आपके पास ये सॉल्यूशन। तो एक बार नोट करें इसको, और इसमें आपको आर की वैल्यू भी बता देता हूं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल।
ये आप जानते हो गैस कांस्टेंट है, ये गैस यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मिला, लेकिन ये सब कैसे आया इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। यहां पर एक और चीजें हैं, सी के बारे में जानते हो, सी क्या चीज है? मोलैरिटी है। सी एक्चुअली मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। सो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास किस रूप में चलाया, देखें मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। इसको पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से लास्ट में हमारा फॉर्मूला होगा, पाई इज इक्वल टू WB, देखो सी की मान कितने के बराबर हो गया, इसके बराबर, तो CRT, तो सी का ये हो गया, तो हो गया WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V इन ml। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? एक बार और एक छोटी सी चीज को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करने के लिए हमेशा यही कहूंगा कि बेटा आप लोग पॉज कर लिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है। और पढ़ना है उसके बाद हम छोड़ देते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखें होता क्या है, ये समझे कि वॉन्टहप ने एक लाइन कहा था, उसको मैं, हेलो, वॉन्टहप ने एक लाइन कहा था, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉन्टहप ने कहा था कि परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए गैस नियमों को लागू किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PV इज इक्वल टू NRT, गैस नियम का फॉर्मूला है। तब P इज इक्वल टू N बाई V RT होगा, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है, इस जगह पर P को हम क्या मानेंगे, पाई परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, और N बाई V मोल बाई वॉल्यूम। आप जानते हो ये मोलारिटी है, कैपिटल M है, जिसको मोलार कॉन्सेंट्रेशन C से डिनोट कर सकते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू N बाई V का मतलब क्या हो जाएगा, CRT। अब यहां पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो स्थिर ताप पर हमें क्या मिल गया, पाई, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो और दूसरी बात है ये R भी कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा, C, ये R और T दोनों के दोनों नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी स्थिर ताप है, तो स्थिर ताप के साथ इक्वल का साइन मिक्स होने पर बनता है प्रोपोर्शनल साइन, और इस तरह से C, ये आपको ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो C का मतलब हुआ कि WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। अब इसको पूरा पर लिख दें तो क्या मिलने वाला है, अतः हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय MB इंटू V। अब डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो, अपने एग्जाम में किस तरह से लिखना चाहते हो। तो इस तरह से हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया। इससे क्या मिला हमें, इससे एक डेफिनेशन मिला। क्या डेफिनेशन मिला, स्थिर ताप पर किसी द्रव का परासरण दाब उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, जो मैंने पहले आपके लिए लिखा था। तो इस तरह से आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद मैं बंद करूंगा। तो आज की ये जो क्लास है यहीं तक रहेगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जब तक आप नोट कर लेंगे, पॉज कर लीजिएगा। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आज की क्लास समझ में आई होगी, कम से कम लाइक तो कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे, कल मिलने वाले हैं बेटा। तो सारे बच्चे हमेशा रेगुलर रहो, लेकिन इतना याद रखोगे, सारे वो बच्चे जो बच्चे बिल्कुल नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, आप हर बार एक ही गलती करते हो, उस गलती को कान पकड़ के समझो कि शुरुआत से स्टार्ट ही करो, क्योंकि आप देर से ज्वाइनिंग किए हो तो देर से ही स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जो
आज से ही करो। ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप आओगे मैं पढ़ा रहा हूं तब पढ़ पाओगे, उसके बाद कोई साधन नहीं है। पीछे का क्या करोगे, आप फंसे हुए, हाथ में हथकड़ी लगी है, पीछे का कुछ नहीं कर सकते जब टीचर आके जब तक नहीं पढ़ाएंगे या न्यू चैप्टर जब तक चालू नहीं करेंगे। ये सोचना छोड़ दो। ऑनलाइन क्लास हमेशा एक फायदेमंद क्लास होता है इसी मामले में कि जो क्लास हो चुका है वहां से स्टार्ट करके आप यहां तक आ सकते हो। और यदि बीच से किसी चीज को स्टार्ट करोगे तो खतरा यह है कि आपके पास वो बेस ही नहीं है, आपके जड़ ही नहीं बने हैं, आप ऊपर बढ़ने बनाने लगोगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे। आप नीचे जो चैप्टर होता है, नीचे जो पढ़ाई होती है, वो बेस होता है, वो जब तक नहीं होगा तब तक आप कमजोर पड़ जाएंगे। सो आप नीचे की पढ़ाई को देखें, नीचे जो पढ़ाया गया है उतनी बातों को देखें और आप बेहतर कर पाएंगे। सो ये काम जरूर करें, बहुत जरूरी है। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।